विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का आज का नेक्स्ट सेगमेंट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। लेकिन आज पहले मैं आपके कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं जिसके जवाब आपको सामान्य तौर पे नहीं मिले हैं। और छात्रों ने मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं और बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अब मैं ये नहीं जानता कि सामान्य किताबों में क्या लिखा हुआ है, कमीशन ने क्या उत्तर मान लिया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं आपके 2-3 ऐसे प्रश्नों के टेक्निकल उत्तर देने वाला हूँ प्रमाण के साथ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न मेरे पास आया है और वो अभी शायद मुझे लगता है कहीं पूछा गया है कि वो गांधी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था उसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे। उसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये बात तो आपको क्लियर है कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और फिर दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रॉब्लम ये है, उसमें 2 ऑप्शन और हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ब्रह्मदत्त हैं। इन 2 नामों को लेकर आपके पास लगातार कन्फ्यूज़न है और किसी भी छात्र को इस प्रश्न का बहुत प्रामाणिक जवाब नहीं मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे? तो आपको पता है वो विनोबा थे। दूसरे कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोनों बातें आपको पता है। अब तीसरे सत्याग्रही, अब ये एक टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं ये प्रश्न सामान्य तौर पे सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, आप इस पुस्तक को देख पा रहे होंगे। ये इतिहास की, कांग्रेस के इतिहास की सर्वाधिक प्रामाणिक या कह लीजिए एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्ट 2, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अब देखिए, मैं पढ़ता हूं, पृष्ठ के साथ आपको प्रमाण दे रहा हूं। पृष्ठ संख्या 265। 17 अक्टूबर को सत्याग्रह संग्राम की रणभेरी बज उठी। उस दिन पहले सत्याग्रही श्री विनोबा भावे ने यह प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा कि जन या धन ब्रिटेन के युद्ध प्रयत्न में सहायता देना गलत है। युद्ध का एकमात्र उपचार युद्ध मात्र के अहिंसात्मक प्रतिरोध से मुकाबला करना है। और यह बात सभी जानते थे कि दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे ये आंदोलन की प्रगति के बारे में बात करते हैं और फिर आगे तीसरे सत्याग्रही के रूप में पेज नंबर 274 पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि श्री ब्रह्मदत्त गांधी जी के आश्रम में रहने वाले एक नव युवक थे, जिन्हें गांधी जी ने कार्य समिति के इजलास के वक्त आगे सत्याग्रह को कंटिन्यू रखने की इजाज़त दी थी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि ये तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कतई नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कतई नहीं थे। किसी भी दशा में अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा मिला है तो गलत मिला है। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हैं। और यहां पर एक प्रश्न और डिस्कस हुआ है कि इस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किन्हें बिना किसी इल्जाम के गिरफ्तार कर लिया गया, वो कौन है? इसमें भी कंफ्यूजन है। तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूं। आप देख पाएंगे 17 नवंबर को सरदार पटेल हिरासत में ले लिए गए। उन पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया गया और ना ही कोई मुकदमा चलाया गया। उन्हें गिरफ्तार करके अनिश्चित अवधि के लिए नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में सत्याग्रह करने वाले लोगों की भरमार थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि वल्लभ भाई पटेल इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे या अपने आंदोलन की आगे कार्यवाही शुरू करेंगे तो ये आंदोलन और व्यापक हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये पट्टाभी सीतारामैया सर की पार्ट 2 से मैंने जवाब दिया है।
कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक प्रश्न और आया है, उसके लिए भी मैं केवल पढ़ देता हूं, प्रश्न को डिस्कस नहीं करना है। और ये देखिए पार्ट 3 है पट्टाभी सीतारामैया सर की बुक, और ये 2-3 प्रश्नों के लिए आप 3000 प्रश्नों की बुक पढ़ नहीं पाएंगे। ये कई खंडों में ये किताब है और बड़ी मोटी और बड़ी भयानक किताब है। मैं पढ़ देता हूं, आप अपने इस उत्तर को अपने आप समझ लीजिएगा। इसको भी लेके बहुत कंफ्यूजन है और पता नहीं लोगों ने क्या क्या जवाब दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण, मैं तारीख वाइज पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 421। 3 जून 1947 के अंग्रेजी सरकार के वक्तव्य पर 3 जून, ध्यान रखिएगा, विचार करने के लिए विधान परिषद करजन रोड नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक विशेष अधिवेशन 14-15 जून 1947 के दिन 2:30 बजे हुआ। आचार्य कृपलानी सभापति और 218 सदस्य उपस्थित थे। आचार्य जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रधान आचार्य कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रधान आचार्य कृपलानी थे। अपने प्रारंभिक भाषण में ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस बैठक तक के सब हालात और उन्होंने घटनाओं की आलोचना की। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इन पुस्तकों को आप पढ़ के अपना टाइम खराब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1, 2, 3 हमेशा ऐसे कुछ 2-4 प्रश्न परीक्षाओं में टेक्निकल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब आपको प्रमाण के साथ मैं देने की कोशिश करता हूं हमेशा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अध्ययन में तथाकथित गाइडों को शामिल ना करें। कम से कम एक प्रारंभिक टेक्स्ट बुक, एक प्रारंभिक किताब तो पढ़िए। फिलहाल मुझे उम्मीद है लगभग सारे छात्र क्लास में आ चुके हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और हम लोग आज के पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे होंगे, किस राज्य की महिलाओं ने पुरुषों की मृत्यु के बाद सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाए? महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाए और वीरतापूर्वक लड़ते हुए मृत्यु का वर्ण किया। मतलब महिलाएं मारी गई इसमें, युद्ध में भाग लेने का ये पहला दिखाई पड़ रहा है विवरण। नीसा या नाइसा या अश्वक या अस्पेसियोई या फिर असाकिनोई या फिर मत्सग, मालव या क्षुद्रक, बताने की ज़रूरत नहीं है। और साफ साफ जवाब यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़ा सा, और मैंने सारे विकल्प एक साथ कर दिए हैं, देख पा रहे हैं? तो ये हैं अश्वक या फिर मत्सग। और मैं आगे बढ़ूं तो ये डिटेल आपको दे देता हूं, क्योंकि इस युद्ध में सिकंदर लड़ते हुए घायल हो गया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस युद्ध में सिकंदर लड़ते हुए घायल हो गया था और उसने महिलाओं को मरवा दिया। प्लूटार्क, ये ध्यान दीजिएगा, प्लूटार्क का नाम और डायोडोरस दोनों ने सिकंदर के इस कार्य की निंदा की है। एक तरह से यह माना जाए कि यह सिकंदर की बहादुरी पर कलंक है, उसकी वीरता पर एक धब्बा है। फिलहाल इस प्रश्न को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा प्रश्न भी देख पा रहे होंगे, अच्छा प्रश्न है, नेट में, यूपीएससी में, पीजीटी में कई बार रिपीट हुआ है। और इस प्रश्न को लेके हमेशा छात्रों में गलतफहमी रहती है। विष्णु के 10 अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर श्री कृष्ण को शामिल किया गया है। किस ग्रंथ में शामिल किया गया है? यानी बुद्ध को हटा के और श्री कृष्ण को शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है और विष्णु पुराण है। बिल्कुल जवाब दे पा रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और सही जवाब है वायु पुराण। ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जो विष्णु के 10 अवतारों की सूची है उसमें श्री कृष्णा को शामिल किया गया है। बुद्ध के स्थान पर यह सूची हमारे पास वायु पुराण में मिलती है। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं, थोड़ा धैर्य से पढ़ा करिए और समझा करिए चीज़ों को। अक्सर परीक्षा में आप प्रश्न को बिना समझे, बिना पूरा पढ़े भी उत्तर देते हैं। ये बहुत
सामान्य बात बता रहा हूँ। ये दुर्घटना अधिकांश छात्रों के साथ होती है कि वो प्रश्न को बिना पूरा पढ़े भी उत्तर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भागवत पुराण की सूची है ना, इस भागवत पुराण में कृष्ण नहीं है। इस भागवत पुराण में कृष्ण शामिल नहीं है। भागवत पुराण की सूची में ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण शामिल नहीं है। तो कहिए मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं चीज़ों को, अगर आप कहें तो करें। चलिए मैं कर देता हूँ। ये भागवत पुराण की सूची में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के 5 अवतार मानव योनि में हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राम है, बलराम है, ध्यान रखिएगा, राम है, बलराम है, राम है, बलराम है, परशुराम है, बुद्ध है और भावी अवतार कल्कि हैं। आप ध्यान रखिएगा, भागवत पुराण की सूची में किसी भी दशा में कृष्ण नहीं है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन जो सूची मैंने आपको दी है आप इसको कहीं से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, 3 अवतार पशु योनि में है, मत्स्य है, कूर्म है और वराह। तो कितने हो गए? 8 हो गए। मत्स्य, कूर्म और वराह, ये 3 अवतार पशु योनि में हैं और 2 अवतार मिश्रित योनि में हैं। तो मिश्रित योनि में 2 अवतार कौन कौन से हैं आपको पता लग ही गया होगा। मिश्रित योनि में एक अवतार है भगवान नरसिंह का, आधा पशु आधा मानव, और दूसरा अवतार है वामन का, आधा मानव आधा देव। वामन के रूप में आए, मानव के रूप में आए और फिर अपना विस्तार किया और देव के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो विष्णु के 10 अवतारों की सूची जो भागवत पुराण में है उसमें किसी भी दशा में कृष्ण नहीं है, ये लिखा हुआ है सामने। और 5 अवतार मैंने आपको बताया मानव योनि में। भागवत पुराण की सूची मैंने आपको दी है, ये ध्यान रखिएगा। और वायु पुराण में श्री कृष्ण को शामिल किया गया है बुद्ध के स्थान पे। ये बात क्लियर हो गई? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख ही पा रहे होंगे। सरल प्रश्न है लेकिन है महत्वपूर्ण, बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ पाल वंश किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया? जाट, कैवर्त, गुर्जर, डोम। जाट, कैवर्त, गुर्जर, डोम। ध्यान रखिएगा, पाल बंगाल में है, पूर्वी भारत में है। जाट नहीं हो सकता, गुर्जर नहीं हो सकता, डोम नहीं हो सकता और अल्टीमेटली आपके पास सही जवाब है कैवर्त। पाल शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषक समुदाय क्या कहलाते हैं? कैवर्त। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मुगल काल से है, सामान्य सा प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए, गलत मत करिए। मुगल काल में मीना बाजार का रोचक विवरण किसने दिया है? मीना बाजार। अब पहली बात तो यहाँ पर आप प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी मत करिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि मीना बाजार महिलाओं का बाजार है और इसकी शुरुआत हुमायूं ने की थी। इसमें खरीदार भी महिलाएं होती थीं और जो दुकानदार होती थीं या विक्रेता जो होते थे वो भी महिलाएं होती थीं। इस बाजार में पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, पुरुष नहीं जा सकता, लेकिन ये बादशाह का विशेषाधिकार था। पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है लेकिन बादशाह जा सकता है।
अब ये भी एक अद्भुत बात है, बादशाह क्या करेगा जाके वहाँ पे, लेकिन है ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं इसमें कि बादशाह जा सकता है महिलाओं के बाजार में, क्या करेगा वहाँ पे जाके। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न पे आइए, और वो कह रहे हैं कि मीना बाजार का रोचक विवरण किसने दिया है, कैप्टन हॉकिंस है, थॉमस रो है, निकोलस विथिंगटन है, या फिर थॉमस कोरियात है। बताइए फटाफट जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत से लोगों ने सही जवाब दे दिया, और ये है थॉमस कोरियात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थॉमस कोरियात। ये क्लियर हो रहा है। एक प्रश्न और यहाँ पर, एक ही प्रश्न डिस्कस करेंगे, बहुत उलझाएंगे नहीं। कैप्टन हॉकिंस है, हेक्टर नामक जहाज से आया है जहांगीर के दरबार में, ये आपको पता है। 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर नामक जहाज से आया था। और आपको ये भी पता है कि इसको, कैप्टन हॉकिंस को, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, इंग्लिश खान या फिरंगी खान, ये भी आपको पता ही है। 400 का मनसब भी दिया था इसको, याद रखिए, शायद कभी काम आ जाए। ऐसे प्रश्न आए हैं कभी कभार, एक आध छोटे मोटे प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन 5 भी स्क्रीन पर है, मुगल काल से ही है, और बढ़िया है कि साथ में ही आ गया ये क्वेश्चन यहीं पर, कि उसकी शराब की पार्टियों में कौन सा अंग्रेज शामिल हुआ। जहांगीर की शराब की पार्टियों में कौन सा अंग्रेज शामिल हुआ। थॉमस रो है, थॉमस कोरियात है, हॉकिंस है, या फिर एडवर्ड टेरी है। बताइए, मैं समय देता हूँ, जवाब दीजिए। मैं नाम नहीं पुकारूंगा आप लोगों का, केवल जवाब देखूंगा बस, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, और ये है कैप्टन हॉकिंस। शराब की पार्टियों में शामिल होने वाला ये कैप्टन हॉकिंस है, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और एक बात ये भी है कि मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश सम्राट का जो राजदूत जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, तो वो राजदूत है थॉमस रो। राजदूत के नाम पे जो आया है थॉमस रो, ये राजदूत है, ये आपको पता है, ये 1615 में आया है। ये बात क्लियर हो रही है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात और बताई थी, एडवर्ड टेरी जहांगीर के लिए क्या लिखता है कि जहांगीर गंगा जल का प्रयोग करता है, कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसके लिए नित्य प्रति गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। तो इट इज़ बाय एडवर्ड टेरी। और किसके लिए लिखता है, जहांगीर के लिए लिखा है, मैंने आपको क्लियर किया है। एडवर्ड टेरी एक बात और कहता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ जहांगीर के लिए, वो लिखता है विरोधी स्वभाव का मिश्रण, विरोधी स्वभाव का मिश्रण, कभी क्रूर है और कभी विनम्र है। ये टेरी ने जहांगीर के लिए लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। टेरी जहांगीर के लिए लिखता है कि बादशाह में कोमलता और क्रूरता का अद्भुत विरोधाभासी सम्मिश्रण है। और यही ठीक बात दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान के बारे में कही जाती है, और वो है मोहम्मद बिन तुगलक। फिलहाल मोहम्मद बिन तुगलक और जहांगीर के बारे में दो बातें ये कॉमन हैं, दोनों गंगा जल का प्रयोग करते थे और दोनों को ही विरोधाभासी तत्वों का सम्मिश्रण कहा गया है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बेहतर ढंग से मेरी क्लास में हमेशा उपस्थित होइए, आपको इस बार पार लगना है, ठीक है। लोग कहते हैं डू और डाई, करो या मरो, और मैं आपको कह रहा हूं डू बिफोर यू डाई, मरने के पहले कुछ काम कर लीजिए। मरना तो है ही, मरने के पहले कुछ काम कर लीजिए। काम करते समय मर गए फिर क्या फायदा हुआ? तो यहां पर बुद्धिमत्ता दिखानी है। मुझे एक छोटी सी कहावत याद आ जाती है, वो कहते हैं मेरे दादाजी बहुत बहादुर थे। बोले फिर? बोले एक बार शेर से लड़ गए। बोले फिर क्या हुआ? शेर उन्हें मार के खा गया। तो ऐसी बहादुरी किस काम की कि शेर से लड़ें और वो मार के खा जाए? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ऐसा कौन सा तरीका है कि इस छोटे से पीजीटी की कंपटीशन के लिए जिंदगी के 40 साल बर्बाद कर दिए जाएं?
बिल्कुल नहीं, ये फाइनल है, ये वाला परीक्षा आपकी, सिलेक्शन आपको लेना ही है इस बार। लग के पढ़िए, विशेषीकृत अध्ययन की तरफ भागिए मत। मैं अपने 22 वर्षों के टीचिंग कैरियर से आपको ये बात बता रहा हूं। फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और ये किताब कई बार पूछी गई है। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? बहुत करीबी जवाब है पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अंबेडकर या फिर नारायण गुरु। 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए और देख के बताइए। बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है, बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है और सही जवाब है श्री नारायण गुरु। यहां पर मैं आपसे कई बातें डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से धैर्य से देखिए और समझिएगा, बहुत टेक्निकलिटी है यहां पर। एक तो ज्योतिबा फुले साहब की एक किताब है गुलामगिरी, पता है? बताइए भाई, पता है गुलामगिरी? और शिवाजी की जीवनी भी इन्होंने ही लिखी है। ये बात ध्यान रखिएगा पहले, तो ये बात ध्यान रखिए पहले, बहुत ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं आपको। लेकिन हाँ, नारायण गुरु से एक क्वेश्चन आया है, एक मनुष्य एक जाति, यानी मनुष्य एक ही है तो उसके लिए एक ही जाति, यानी वो जाति क्या है? मानवता। एक ही धर्म, वो धर्म क्या है? मानवता। एक ही धर्म और एक ही ईश्वर, ईश्वर मतलब मानवता की सेवा। ये स्टेटमेंट आया है, एक मनुष्य एक जाति एक ही धर्म और एक ही ईश्वर। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है श्री नारायण गुरु साहब का। ठीक है, यहां पर एक टेक्निकलिटी और है, मनुष्य के लिए ना कोई जाति, किसका स्टेटमेंट है बताइए? ना कोई जाति, ना कोई धर्म, बहुत कंफ्यूजन है, और ना कोई ईश्वर। अगर आप एक भी क्लास को अच्छे से कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल और बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्रश्न आपको मिल रहे हैं। जवाब दीजिए, किन्होंने लिखा है? फटाफट बताइए। और सही जवाब है सदारण अयप्पन। दोनों बातें याद रखिए, और सही बात है सदारण अयप्पन, जिन्होंने ये कहा मनुष्य के लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म ना कोई ईश्वर। और नारायण गुरु कहते हैं एक जाति एक धर्म एक मनुष्य और एक ईश्वर। जाति मीमांसा इन्हीं की पुस्तक है और मुझे लगता है ये 3 डाउट्स इसमें क्लियर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पढ़िए। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तुरंत बता देंगे आप, जवाब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राममोहन रॉय हैं और गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बिल्कुल सही है जवाब, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये हैं राजा राममोहन रॉय। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी बताइए? और वो है कौन है बताइए? अकबर द्वितीय। राजा की उपाधि कौन देता है इन्हें? अकबर द्वितीय। राजा राममोहन रॉय के लिए बहुत सारी उपाधियां हैं, आइए मैं फटाफट आपको बता देता हूं। देखिए, राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राममोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया भाई। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये उपाधि भी देखिए। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत। और एक चीज और बता देता हूं,
इनके लिए एक ध्रुव तारा मॉर्निंग पोल स्टार प्रातः काल का ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, वो भी राजा राम मोहन रॉय हैं। इतनी सारी उपाधियां मैंने आपको बताई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मुझे उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 भी मॉडर्न इंडिया से है। ये बताइए कि किसने कहा कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। सेफ्टी वॉल्व, इस पर हम लोग एक बार डिटेल बात करेंगे। अभी कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। अभी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत क्या है, काफ़ी डिटेल्स हैं, कभी इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस प्रश्न को देख लीजिए आप। किसका स्टेटमेंट है, ह्यूम साहब का है, वेडरबर्न का है, या बनर्जी का है, या फिर डफरिन का है? जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, और ये जवाब है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो ह्यूम का जीवनीकार भी है। ये ह्यूम का जीवनीकार भी है, ह्यूम का जीवनीकार भी है। एक बात ये देखिए आप, ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? विलियम वेडरबर्न ने लिखी। एक बात क्लियर हुई। सेफ्टी वॉल्व के रूप में जन्म हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी वेडरबर्न का है। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था की संज्ञा दी है, ये भी आप देख लीजिए, नोट करिएगा। उसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्न वो मैं बता देता हूं। और आपको एक बात और बता देता हूं, शायद आपको पता भी होगी, ना पता हो तो कोई बात नहीं। ह्यूम एक पक्षी विज्ञानी भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ह्यूम एक पक्षी विज्ञानी भी थे। वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर तो थे ही, वो एक पक्षी विज्ञानी भी हैं। और ह्यूम को पता है हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत भी कहा गया है। बताइए, पता है ये बात, आपको पूछी गई है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ह्यूम को कहा जाता है। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश के टर्म ही होते हैं, हिंदी में नहीं लिखा होता है। हर्मिट ऑफ शिमला ह्यूम है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ूं, इजाजत दें? ठीक है, ओके। आप इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए डिटेल में दे रहा हूं आपको। ह्यूम के जीवनी में वेडरबर्न ने लिखा, तो यानी ये क्लियर हो गया कि ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है, और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है इस तौर पे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भाई आज मुझे लग रहा है बड़े बेहतरीन टाइप के प्रश्न आए हैं, क्योंकि प्रश्न केवल रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। आप देखिए, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, जिसमें मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। अरे बाप रे बाप, ये कैसी बात है भाई? यह कथन किसका है? फुलर का है, कर्जन का है, डलहौजी का है, या मेयो का है? भाई डलहौजी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी यहां पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। मेयो में भी नहीं है। अब आपको यहां पर जो थोड़ा सा नेशनलिज्म
और राष्ट्रवाद और थोड़ी सी सांप्रदायिकता वाली जो बात आ रही है उसका उदय हो रहा है, वो आप देख सकते हैं फुलर और कर्जन। इसमें से कौन है बताइए जवाब? बिल्कुल ठीक है, और ये हैं फुलर। बिल्कुल सही जवाब है, और ये हैं फुलर। याद रखिएगा इसको। अभी थोड़ी डिटेल में और देता हूं। एक बात मुझे और याद आ रही है, आप कहें तो मैं बताऊं, आप कहें तो मैं बताऊं? चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहा जाता है, हिंदू एवं मुसलमान एक सुंदर वधू के दो नेत्र हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? सुंदर वधू के दो नेत्र हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान रखिएगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, सैयद अहमद खान का है। दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू के दो नेत्र हैं, सैयद अहमद खान है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो बेगम वाला मामला है ये फुलर का है। और थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे देख करके। और ये लिखा हुआ है कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये फुलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन पर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी या फिर आप कह सकते हैं लाडली बेगम के रूप में परिभाषित करता है। और ये केवल सांप्रदायिकता के बीज बोए जा रहे थे, पता है आपको? तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ता हूं, और आज की इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का 10वां और आखिरी प्रश्न पढ़िए। राष्ट्रवादियों ने मुंबई में पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया। इसका मतलब गुप्त रेडियो स्टेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आपको जवाब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत जवाब दे पाएंगे आप। हाँ ठीक है, बताएं, जल्दी से बताएं, मैं देख रहा हूं आपको। बोलिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। और ये है भारत छोड़ो आंदोलन। ये गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कौन कर रहा था? तो ये कर रही थी उषा मेहता। ये पता है ना? एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताता हूं, शायद आपको पता हो। वास्तव में इनका मूल नाम उमा मेहता था। वास्तव में इनका मूल नाम उमा मेहता था, और फिर बाद के उसमें ये इन्हें उषा मेहता के नाम से जाना जाने लगा। तो आप हमेशा उषा मेहता को ही ध्यान में रखिएगा। मैंने केवल एक रोचक जानकारी के रूप में आपसे ये जानकारी शेयर की है। और इसके पहले कि मैं अपनी आज की इस क्लास का समापन करूं, हमेशा आपसे कहता हूं, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करिए, गाइडों का अध्ययन मत करिए। और जैसा कि मैं हमेशा पिछले लेक्चर से आपको बता रहा हूं कि ये बुकलेट मैंने आपको तैयार की है, और ये 250 से 300 पन्ने की बुकलेट पीजीटी टीजीटी की परीक्षा के लिए प्रामाणिक किताबों से, सरकारी पुस्तकों से प्रामाणिक सूचनाओं का संकलन है। इसमें मैंने सामान्य किताबों का सहारा नहीं लिया है। ये किताब आप अगर मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके, व्हाट्सएप करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में मैप और चित्रों का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है, और बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिए कि ये बुकलेट किसी बुक का पर्याय नहीं है। केवल महत्वपूर्ण जानकारियां और परीक्षोपयोगी जानकारियां संकलित की गई हैं। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल से लेकर और आज़ादी तक केवल महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इस बुक का आप रिविजनरी बुक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत आभार। इतने धैर्य के साथ आप मुझे सुन रहे हैं, हार्दिक धन्यवाद। मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।